हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मराइन हैबिटेट्स या समुद्री आवास की। समुद्री आवास से तात्पर्य जीवों के रहने का स्थान समुद्र या महासागर से है। जो जीव समुद्र में रहते हैं उन्हें समुद्री यानी कि मराइन कहा जाता है। समुद्री जीवों एवं वातावरण से उनके संबंधों का अध्ययन महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत समुद्रीय निवास पारिस्थितिकी में किया जाता है, यानी कि मराइन इकोसिस्टम में उनका अध्ययन किया जाता है। जीव मंडल का अध्ययन करते समय यह ज्ञात होता है कि संसार का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास समुद्रों और महासागरों में है। पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर समुद्रीय जल है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि समुद्री आवास की औसत गहराई 4000 मीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन का उद्भव भी पूर्वकालिक महासागरों में ही हुआ है। जीवन के उद्भव और विकास की संभावनाएं महासागरों से ही प्रारंभ हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सफलतम आवास की दृष्टि से भी समुद्री आवास अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि विश्व के सर्वाधिक आश्चर्यजनक, सूक्ष्म तथा बड़े से बड़े विविध प्रकार एवं स्वरूपों के विस्तृत जंतुओं का निवास समुद्र ही है। समुद्री आवास में समुद्रीय जल की स्थिरता एवं एक समान परिस्थितियों के कारण ही विभिन्न प्रकार के विविध जीवों ने इसे अपना आश्रय स्थल बनाया है। जंतुओं के 3 वर्गों क्रमशः मिरियापोडा, ओनिकोफोरा व एम्फीबिया को छोड़कर सामान्य तथा अन्य सभी वर्गों के जंतु समुद्र में निवास करते हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ जंतु केवल महासागरीय जलों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि टीनोफोरा, फोरेनिडा, कीटोग्नेथा, ब्रेकियोपोडा, सेफेलोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। इस प्रकार के जंतुओं का मात्र समुद्र में ही आवास होना भी समुद्रीय आवास की महत्ता को प्रतिपादित करता है। अब हम बात करते हैं कि जो मराइन हैबिटेट है इसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि इसमें पूरे चैप्टर में हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें अध्ययन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मराइन इकोसिस्टम। समुद्री आवास अन्य स्थलों या आवासों से निम्नलिखित लक्षणों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम इसमें हम बात करते हैं वॉल्यूम की या आयतन की। आयतन की दृष्टि से समुद्री आवास सबसे बड़ा है। पृथ्वी की सतह के 71% स्थान को घेरे इस आवास का क्षेत्र 36.2 करोड़ वर्ग क्षेत्र में फैला है। अब हम यदि बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो समुद्री आवास की निरंतरता भी इसका एक विशेष लक्षण माना गया है। विश्व के सभी समुद्री आवास आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं या जुड़े हुए हैं। इससे एक समुद्र के जल की निरंतरता दूसरे समुद्र के जल से बनी हुई रहती है। यदि हम बात करें गहराई की या डेप्थ की, तो समुद्री आवास के गहरे होने के गुण की भी अपनी एक विशेषता है। महासागरीय औसत गहराई 4000 मीटर आंकी गई है। सैलिनिटी यानी लवणता के मामले में समुद्र के जल में पाए जाने वाले समस्त लवणों की सांद्रता को लवणता या सैलिनिटी कहते हैं। यद्यपि महासागरीय जल खारा होता है, किंतु उसमें नमक के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के खनिज लवण घुले हुए होते हैं। नमक सहित इसकी सांद्रता 3 से 4% तक होती है। समुद्री जल में अभी तक 49 टाइप के तत्वों का पता लग चुका है। इनमें सर्वाधिक सोडियम एवं क्लोराइड के आयन उपस्थित होते हैं। इनकी प्रतिशतता 80 है। सभी समुद्रों में समुद्रीय लवणीय सांद्रता लगभग औसतन एक समान ही होती है। जल की यदि उत्प्लावन क्षमता एवं घनत्व का निर्धारण लवणों की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से भी समुद्रीय जीवन हेतु लवणता महत्वपूर्ण मानी गई है। लवणता के कारण ही महासागरीय जल का पीएच मान अधिक होता है, यानी कि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है। समुद्रीय जल में हाइड्रोक्सल आयन की अधिकता होने से ही इसकी प्रकृति क्षारीय होती है।
पीएच मान का आकलन 8 या इससे अधिक पाया जाता है। यदि बात की जाए परासरण या ऑस्मोसिस की, तो समुद्री जल में क्योंकि लवणता अधिक होती है, किंतु समुद्रीय जलीय जीवों के शरीर में पाए जाने वाले द्रव्यों की सांद्रता कम होती है, यानी कि वातावरणीय जल जो है वो हाइपरटोनिक एवं जंतु शरीर में उपस्थित जल हाइपोटोनिक होता है। अतः प्राणी शरीर में एक्स ऑस्मोसिस द्वारा बाहर आने का प्रयास करता है। इस जल की कमी को दूर करने के लिए समुद्रीय जीव जंतु जल पीते रहते हैं, जिससे प्राणी शरीर में लवणों की अधिकता हो जाती है, जिसे प्राणी अन्य तरीकों से शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। जल धाराएं या वाटर करंट्स जो है समुद्री जीवों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। समुद्री जल सदा चक्रण प्रदर्शित करता रहता है। जल धाराएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें विषुवत रेखीय तटीय धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखीय जल धाराएं पूर्व पश्चिम की ओर चलती हैं, जबकि तटीय धाराएं उत्तरी दक्षिणी होती हैं। धाराएं चलने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, एक तो हवाएं, दूसरा तापमान और तीसरा गुरुत्वाकर्षण। जल धाराएं हवा से चलती रहती हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश की गर्मी से जल के तापमान में परिवर्तन होता रहता है और उसके कारण ही ये उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। जल धाराओं से ध्रुवों का ठंडा जल भूमध्य रेखा की ओर एवं भूमध्य रेखीय उष्ण जल ध्रुवों की ओर चक्रण करता रहता है। जल धाराओं के कारण ही समुद्रों की गहराई से पोषक पदार्थ सतह पर आ जाते हैं और प्लावक यानी कि प्लैंकटन व दूसरे प्राणियों के यादृच्छिक वितरण में सहायता मिलती है। इन धाराओं से ऑक्सीजन भी सभी स्थानों पर पहुंचती रहती है। समुद्रों में निरंतर उठने वाली टाइड्स या ज्वार भी समुद्री जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्रों में नियमित जल स्तर के बढ़ने एवं घटने की क्रिया ज्वार कहलाती है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण फलस्वरूप ऐसा होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों को यह क्रिया सर्वाधिक प्रभावित करती है। इनके 4 प्रकार होते हैं टाइड्स के। फ्लड टाइड्स, फ्लड टाइड्स में समुद्रीय जल स्तर चढ़कर तटीय क्षेत्रों को ढक लेता है एवं टाइड्स में जल स्तर उतर जाता है। स्प्रिंग टाइड्स में पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन विशेषीकृत जल स्तर उच्चतम एवं निम्नवत हो जाता है। नीप टाइड्स में ज्वार प्रत्येक माह में 2 बार ह्यूमस प्रदर्शित करता है। समुद्री जल के तापमान की दृष्टि से हम देखें तो यह आवास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय समुद्र में यहाँ तापक्रम 2 डिग्री से नीचे तक रहता है, वहीं भूमध्य सागरीय आश्रय स्थलों में 32 डिग्री तक होता है। उच्चावचन के परिप्रेक्ष्य में तापक्रम अधिक अंतर प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि स्वच्छ जलीय आवास में यह उच्चावचन अत्यधिक होता है। और यदि हम समुद्र के दाब की बात करें तो जो जो समुद्र में गहराई बढ़ती है त्यों तो दाब यानी कि प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। सागर स्तर पर प्रति वर्ग इंच 15 पाउंड का दबाव ज्ञात किया गया है और यह भी देखा गया है कि प्रत्येक 1000 फैदम की गहराई पर दाब 1 टन प्रति वर्ग इंच बढ़ जाता है। इस दाब के कारण जीवों के व्यक्तिशय एवं सामुदायिक जीवन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है तथा ये विशेष अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि समुद्री जीवों के प्रकाश एवं वितरण को प्रभावित करता है। प्रकाश की जल में भेदन क्षमता के आधार पर समुद्र में 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। जल सतह से 80 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पूरी तरह पहुंच जाता है, अतः यह सुप्रकाशित क्षेत्र या यूफोटिक जोन कहलाता है और इसमें प्रोड्यूसर्स की अधिकता होती है। समुद्री सतह से नीचे 80 मीटर से 200 मीटर की गहराई तक विसरित रूपांतरित प्रकाश उपलब्ध रहता है। और इस क्षेत्र को दुष्प्रकाशित क्षेत्र या डिस्फोटिक जोन कहा जाता है और यहाँ उत्पादक अत्यंत ही कम मात्रा में मिलते हैं।
दुष्प्रकाशित क्षेत्र के नीचे यानी कि जल सतह के 200 मीटर के नीचे से तल तक की गहराई में प्रकाश अनुपस्थित होता है, अतः यह क्षेत्र अप्रकाशित क्षेत्र या एफोटिक जोन कहलाता है और इस क्षेत्र में उत्पादक जो है वो नहीं पाए जाते। ज़्यादातर मराइन एनवायरनमेंट में डार्कनेस होती है और ऐसे सर्कमस्टांसेस में मराइन लाइफ जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर निर्भर करती है। अब यदि हम बात करें समुद्रीय वातावरण में क्षेत्रीयकरण की यानी कि जोनेशन इन द मराइन एनवायरनमेंट, समुद्रीय वातावरण यद्यपि विशाल एवं एकसार होता है किंतु इसके अनेक क्षेत्र स्पष्ट होते हैं और समेकित रूप से समुद्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है पेलाजिक या वेलापवर्ती क्षेत्र और दूसरा कहलाता है बेंथिक जोन या नितलस्थ क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र जो हैं इनका हम एक एक कर अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम पेलाजिक जोन या वेलापवर्ती जोन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है जो नीला हिस्सा है वो ऊपर से पेलाजिक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नीचे ब्राउन रीजन है ये बेंथिक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेलाजिक जोन या वेलापवर्ती क्षेत्र में समुद्र की संपूर्ण जलराशि जो दिखाई देती है उसका अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज रेखा में दिखने पर यह क्षेत्र पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसे कि नैरेटिक एवं ओशनिक क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप इस चित्र में देखें तो इसमें आपको नैरेटिक और ओशनिक रीजन जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और बेंथिक जोन जो है यह क्षेत्र तट से प्रारंभ होकर समुद्र तल तक चला जाता है और इसे हम दो भागों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसको हम दो भागों लिटोरल जोन और डीप सी जोन में विभाजित कर सकते हैं। तो समुद्री आवास के सभी क्षेत्रों को समझने के लिए हमें इसकी पेलाजिक और बेंथिक जोन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेलाजिक जोन की। पेलाजिक जोन में आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है नैरेटिक जोन। समुद्र तटीय क्षेत्र से जो पानी में डूबा हुआ होता है तथा जल के सतत संपर्क में रहता है उसे नैरेटिक जोन या नैराटांचली क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रारंभ में समुद्र तल धीरे धीरे बढ़ता है और ढलान प्रदर्शित करता है तथा थोड़े ढलान वाला क्षेत्र जो है वो कॉन्टिनेंटल जो है वो महाद्वीपीय शेल्फ को निर्मित करता है तथा यह जल नैराटांचली क्षेत्र बनाता है। महाद्वीपीय शेल्फ जल में गहराई तक जाने पर एकदम सीधा ढलान बनाती है जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानी जाती है। नैरेटिक जोन में स्थलीय वातावरणीय कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं। समुद्र में किनारों से 240 मीटर की चौड़ाई के साथ 200 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र नैरेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को हम तीन उप क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है सुप्राटाइडल सब जोन और दूसरा है इंटरटाइडल सब जोन और तीसरा कहलाता है सबटाइडल जोन। और दूसरा क्षेत्र जो इसमें आता है यह है पेलाजिक जोन में आपने अभी नैरेटांचली जोन का अध्ययन किया और अब हम बात करते हैं ओशनिक जोन की। ओशनिक जोन जो है महाद्वीपीय शेल्फ के आगे खुले भाग समुद्र का क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र या ओशनिक जोन के नाम से जाना जाता है। गहराई और सूर्य किरण भेदन क्षमता के आधार पर अनुदैर्ध्य स्तरों के अंतर्गत इसे तीन उपभागों में बांटा जाता है जिसे कि यूफोटिक, डिस्फोटिक व एफोटिक क्षेत्र कहा जाता है। सुप्रकाशित क्षेत्र नाम के अनुसार ही सूर्य की किरणों से प्रकाशित क्षेत्र होता है और जल सतह से 80 मीटर नीचे तक माना जाता है। अंधेरे एवं प्रकाशमान क्षेत्रों के मध्य का भाग जो 80 से 200 मीटर की गहराई तक होता है और अत्यंत कम प्रकाश क्षेत्र वाला होने से यह डिस्फोटिक जोन कहलाता है और इसके नीचे यानी 200 मीटर से अधिक गहरा क्षेत्र एफोटिक जोन माना जाता है। अंधकार के आधिक्य के अनुसार इस एफोटिक जोन को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं।
यह कहलाता है अगाध सागरीय क्षेत्र या बेथियल जोन, जो 200 मीटर से 2000 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र होता है। और एबिसल जोन या वितलीय क्षेत्र, जो कि 2000 से 7500 मीटर तक के गहरा होता है। यू लिटोरल जोन की कुछ वैज्ञानिकों ने मात्र 4 भागों में ही बांटा है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है। अतः अध्ययन की सुगमता हेतु इसको हम 5 प्रकार को लेकर चलते हैं। पहला कहलाता है और दूसरा है सब लिटोरल जोन। यह आवास स्थल भाटा से 200 मीटर गहराई तक का होता है और यह भोजन, ऑक्सीजन, तापक्रम आदि उपयुक्त होने से फौना की बहुलता होती है। फिर हम आते हैं डीप सी जोन की तरफ। गहरे समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत 3 उपविभाग का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार से है: बेथियल जोन, एबिसल जोन और हेडल जोन या खाई। उक्त तीनों क्षेत्रों में बेलापवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत वर्णित महासागरीय उप क्षेत्र के समान ही होते हैं। ये आप सब इसमें डिफरेंट डायग्राम्स में आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ओशनिक रीजन में बेथिक और एबिसल जोन्स को हम दिखा रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि मराइन वाटर फौना और उनमें एडेप्टेशंस किस प्रकार की होती हैं, तो इसमें बेंथिक जो है ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बॉटम पर रहते हैं और ये क्रॉल करते हैं, बर्रोइंग या ससाइल होते हैं। और पेलाजिक एनिमल्स वो हैं जो कि वाटर में रहते हैं और स्विमिंग और ड्रिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि प्लैंकटॉन्स और नेक्टॉन्स। प्लैंकटॉन्स जो है वो दे कांट स्विम अगेंस्ट द ओशन करंट्स एंड नेक्टॉन कैन स्विम अगेंस्ट द करंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैंकटन जो है, यह नाम हैंसन वैज्ञानिक ने दिया, जिसका अभिप्राय ऐसे जीवों से होता है जो कि घुमंतु वेलापवर्ती होते हैं। ये जीव जल धाराओं के सहारे ही जल में तैरते रहते हैं। धाराओं के विपरीत जा सकने की क्षमता इनमें नहीं होती। सामान्यतः प्लैंकटन सूक्ष्म होते हैं, किंतु कुछ बड़े जीवों को भी प्लावक माना गया है और इन्हें हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये हरित लवक युक्त वनस्पति वर्ग के जीव जो कि जल में तैरते रहते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। ये जलीय आवास में उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और पादप प्लावक के अंतर्गत शैवाल, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। जूप्लैंक्टन्स जंतु वर्ग के जीव जो जल में तैरते रहते हैं, प्राणी प्लावक या जूप्लैंक्टन माने जाते हैं। इनमें हरित लवक नहीं होता है तथा ये उत्पादक की भूमिका भी नहीं निभाते हैं। जीवन चक्र की समयावधि के आधार पर इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है, मीरोप्लैंक्टन्स और होलोप्लैंक्टन्स। अस्थायी एवं स्थायी प्लावक वर्गों के अतिरिक्त भी परिमाण एवं आकार के आधार पर इन्हें 3 प्रकार का माना गया है, मैक्रोप्लैंक्टन्स, माइक्रोप्लैंक्टन्स एंड नैनोप्लैंक्टन्स। तो अब यदि हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं मीरोप्लैंक्टन्स की, तो मीरोप्लैंक्टन्स जो है ये अस्थायी प्लावक के जीव मात्र अपने जीवन काल का थोड़ा सा समय ही प्लावक रूप में बिताते हैं। अंडों व डिंबकों के रूप में मिलने वाले ट्रोकोफोर, नोप्लियस, जोइया, माइसिस, मेगालोपा, एलिमा, फिलोसोमा, बाइपिनेरिया, एसिडियन टेडपोल्स आदि हैं। और मेरोप्लावक जो है वो ऋत्विक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं तथा जनन ऋतु काल में सर्वाधिक मिलते हैं। होलोप्लैंक्टन्स की यदि हम बात करें तो होलोप्लैंक्टन्स जो है इस वर्ग के जीव अपना संपूर्ण जीवन जो है प्लैंक्टन के रूप में ही बिताते हैं। साधारणतः प्रत्येक प्रमुख वर्ग के जंतुओं का इस श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सेरेशियम, नॉक्टिल्यूका, वलेला, फाइसेलिया, टोमोप्टेरस, जेलीफिशेस, पोलोलोवर्म्स, कैलेनस, माइसिस, ल्यूसीफर, सजाइटा, टेरोपोड्स, सैल्पा, डोलियोलम, ये सभी इस श्रेणी में आने वाले इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब यदि हम बात करें
मैक्रोप्लैंक्टन्स की, तो मैक्रोप्लैंक्टन्स जो है इस श्रेणी में आंखों से स्पष्ट दिखाई देने वाले बड़े बड़े मैक्रोप्लावक समावेशित होते हैं, जैसे कि कई प्रकार की जेलीफिशेस और सजाइटा, माइसेस और सेल्पा। अगर हम माइक्रोप्लैंक्टन्स की बात करें तो इस श्रेणी में, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें सूक्ष्म प्लावकों का अध्ययन किया जाता है। इनका आकार 0.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर माना जाता है। क्रस्टेशिया वर्ग के लार्वा व डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करते हैं नैनोप्लैंक्टन्स की। नैनोप्लैंक्टन्स जो है ये प्लवक जलिका से नहीं पकड़े जा सकते वाले सूक्ष्मदर्शीय जीव नैनो या अति सूक्ष्म प्लवक कहे जाते हैं। नैनोमीटर से इन्हें नापा जाता है। इसका कारण ये कि इनका आकार 5 से 60 माइक्रोन तक होता है। विभिन्न डायटम्स व एक कोशिकीय शैवाल इसमें रखे जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो प्लैंक्टन्स जिनका हमने अध्ययन किया, प्लैंक्टन्स के लिए एडाप्टेशंस जो है प्लैंक्टन्स की क्या है। प्लवकीय जीवन जीने के लिए संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं अन्य परिवर्तनों को प्लवकीय अनुकूलन माना जाता है। विशिष्ट परिवर्तनों के फलस्वरूप ही जीवों को यह जीवन जीने में सुविधा होती है। तरणकों व प्लवकों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। सर्वप्रथम आकार एवं आकृति। खुले जल में रहने के कारण शरीर की आकृतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे जल में बने रहने में अधिक कठिनाई नहीं आती। प्लवक आकृति की दृष्टि से थैले के समान, सूच्याकार, रोमवत, फीते के समान और शाखित भी होते हैं और आकार में ये विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये छिद्रित, पतला व महीन कवच इन पर पाया जाता है, जैसे कि फोरामेनिफेरा और एल्फीडियम, ऑर्बुलाइना और ग्लोबिजराइना आदि में बहुत पतला कवच होता है। इससे भार तो कम हो ही जाता है और तैरने में भी सहायता मिलती है। कई जंतुओं के कवच अनेक छिद्र वाले होते हैं या कवच मुख बड़ा होता है। छिद्रों के कारण भार कम होने के साथ ही जीवन जीने में कुशलता मिलती है। इसके अतिरिक्त एक मॉडिफिकेशन है इनमें अनकैल्सिफाइड स्केलेटन। वेलापवर्ती क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं में अकैल्शियमी या कमजोर कैल्सी भवन वाले बाह्य कंकाल पाए जाते हैं और जैसे कि लोलिगो और ओइगोप्सीडी जैसे सिफेलोपोडा में मुलायम अकैल्शियमी अंतःकवच पाया जाता है, जो साधारणतः शेल पेन्स के नाम से भी जाना जाता है। कवच में इस प्रकार के परिवर्तन विशेष अनुकूलन ही है। आपेक्षिक घनत्व कम करने के लिए अनेक जीव अपने ऊतकों में शरीर को जल संग्रहित करने हेतु अनुकूलित कर लेते हैं और ये पेलाजिक एनिमल्स में बहुत बड़ा एडेप्टेशन है। कई जेलीफिशेस जैसे कि साइनी में तो जल की मात्रा 90% तक पाई जाती है। हल्का लैप्टोकिफलस लार्वा, साल्पा, पायरोसोमा जैसे जंतु जलवत तथा पारदर्शी हो जाते हैं और पेलाजिक एनिमल्स अपने भीतर फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी स्टोर कर लेते हैं और उससे ये अपना घनत्व कम कर लेते हैं, जैसे कि क्लैडोसीरा और कोपीपोडा। सिलाची स्मूकी कोड मछलियाँ अपने यकृत में खाद्य पदार्थों को वसा के रूप में संग्रहित कर लेती हैं और सूर्य मछली, मौला और शार्क मछलियों में भी वसा की परत पाई जाती है। इस प्रकार जंतु प्लावकीय अंडों में भी तेल की बूंदें होती हैं। पेलाजिक एनिमल्स में हवा के थैला पाया जाता है जिसको कि न्यूमैटोफोर कहा जाता है और इन थैलों में विशेष जीवक फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में ये पाए जाते हैं और ये तैरने में सहायता करता है, जैसे कि हेलेस्टिमा, फाइसेलिया और वलेला में हवा के या गैस के थैले पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इज अनदर एडेप्टेशन इन द पेलाजिक एनिमल्स। वायु आशय यानी कि एयर ब्लैडर्स मछलियों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की थैली गैस से भरी जाने वाली संरचना होती है जो अग्र आहार नाल पृष्ठीय क्षेत्र से उत्पन्न होकर गैस की मात्रा के माध्यम से जंतु का घनत्व परिवर्तन करने में सहायता करती है। इसी तरह से उपांगों का लंबे होना भी पेलाजिक एनिमल्स का एक अन्य मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन है। अनेक जंतुओं जैसे कि कॉपीपोड्स, मैगालोपा, फिलोसोमा, टोमोप्टेरिस, पोलिकीट तथा जोइया लार्वा आदि में उपांग लंबे एवं शाखित होते हैं जो जल में डूबने से बचाने में सहायता करते हैं।
पेलाजिक एनिमल्स में सक्रिय रूप से तैरने की क्षमता पाई जाती है, जिससे वे जल स्तर पर बने रहते हैं। माइसिस इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। टेरोपोड्स में पाद पंख के समान आकृतियों में रूपांतरित हो जाते हैं और ये पतवारों की तरह कार्य करते हैं। कई लार्वा में सीलिया जैसी संरचनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि तैरने में बहुत सहयोगी होती हैं। जेट प्रोपल्शन एबिलिटी भी पेलाजिक एनिमल्स में पाई जाती है। अनेक प्राणी जल सतह पर बने रहने के लिए जेट प्रोपल्शन की विशेष विधि काम में लेते हैं। इसके अंतर्गत वे अपने शरीर में जल भरकर उसे एक छिद्र द्वारा तीव्र वेग से बाहर निकालते हैं, जिससे उनका शरीर इच्छित दिशा में आगे पीछे किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने वाले जंतुओं में हाइड्रोमेडुसी और साइनोफोरा के नेक्टोकेलाइसिस व मोलस्का के सेफेलोपोड्स आते हैं। पेलाजिक एनिमल्स में सीजनल माइग्रेशन भी होता है और ये भी एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए एक इनमें एडेप्टेशन है। इसके अतिरिक्त पेलाजिक एनिमल्स में स्विमिंग ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, जैसे नेक्टॉन्स में स्विमिंग के लिए अंग सुविकसित हो जाते हैं। सीपियों, घोंघों, झींगों, कछुओं, समुद्री पक्षियों तथा कुछ स्तनधारियों में भी तैरने के लिए विशेष रचनाएं विकसित हो जाती हैं। चलनांगों का विशिष्ट होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है और पेलाजिक एनिमल्स में सुविकसित मांसपेशी तंत्र पाया जाता है और ये इनको जल में तैरने में सहायता करता है। इसी प्रकार पेलाजिक एनिमल्स में सुसंबद्ध तंत्रिका तंत्र व सुविकसित प्रकाशग्राही पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के सुसंबद्ध होने से व्हेल जैसे जंतु अत्यंत तीव्र गतियां प्रदर्शित करते हैं और तरणशील प्राणियों में प्रकाशग्राही अंग विशेषीकृत हो जाते हैं, जैसे कि केकड़ों व झींगों में आंखें वृंतीय हो जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने पेलाजिक फोना का डिटेल में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम बेंथिक फोना की बात करेंगे। थैंक यू। आशा है कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी।